गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई एम ऑल्सो फाइन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सपरिवार सकुशल होंगे। जी हाँ, तो आज फिर हम क्लास शुरू करते हैं और एक सरस्वती प्रार्थना के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। जी हाँ, तो आप सबकी क्लास कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप डे 1 से बिल्कुल लगन से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लास अच्छी ही चल रही होगी और आपको इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट महसूस हुई होगी, कहीं ना कहीं आपको बढ़िया लगा होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी चल रहा है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ आपका स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि आपकी वोकैब और आपका जो ग्रामर है वो साथ के साथ चलता रहे। आपको सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ उसको सेंटेंस को बोलना भी आए। और मैं जैसा कि आपको क्लासेस में बहुत बार कहती हूँ कि देखो, ये जो सबसे बेस्ट पार्ट आज के टाइम में क्या है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सिर्फ एक क्लिक पे। अब अगर आप YouTube में सर्च करेंगे इंग्लिश न्यूज़ चैनल ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके जो एक्सेस हैं वो हमसे मिलते जुलते हैं, हम एकदम फॉरेन लैंग्वेज के एक्सेस नहीं पकड़ पाएंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने लैंग्वेज लैब में प्रैक्टिस की थी, आपने एंजॉय भी बहुत किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी उच्चारण से, हमारी प्रोनाउंसिएशन से अलग चीज़ थी। तो उसी तरह आप सर्च करोगे इंग्लिश न्यूज़ चैनल ऑफ इंडिया, तो आपको बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश रीडर के वीडियो मिल जाएंगे। आप कोई छोटी सी क्लिप डाउनलोड कीजिए और उस क्लिप को बड़े ध्यान से सुनिए, ईयरफोन लगा लीजिए और जो जो वो न्यूज़ रीड करते हैं उस न्यूज़ को आप साथ के साथ राइट कीजिए। राइट करके दूसरा काम आपका ये होगा कि इंग्लिश डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी ले लीजिए आप, अगर आपके पास बड़ी डिक्शनरी नहीं है तो उसमें से आप हार्ड मीनिंग, या फिर वो मीनिंग हार्ड नहीं है, शायद हमारे कभी आगे आए ना हो, हमने कभी देखे व पढ़े नहीं हो, तो जो चीज़ देखी और पढ़ी नहीं है उस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं हो सकती। तो आप क्या है कि उन मीनिंग को राइट डाउन कर लीजिए और फिर क्या है उसमें अलग अलग लाइन लिखे टेंस छांट लीजिए कि इसमें टेंस कौन सा है, फिर उसकी एक एक लाइन की आप सही सही हिंदी बना लीजिए। और उसके बाद उस न्यूज़ को आप बार बार दिन में 2 या 3 बार सुनिए और बिल्कुल मस्त होकर धीरे धीरे आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, साथ के साथ बोलना आ जाएगा। इंग्लिश वोकैब का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज यू कैन लर्न, यू कैन रीड, यू कैन स्पीक। हाँ, रीड और राइट करने में आपको दिक्कत आ सकती है, बट लैंग्वेज के कंसेप्ट में हम उस लैंग्वेज को स्पीक सबसे पहले कर सकते हैं। हम उसको सिर्फ ग्रहण, कानों से मान लो सुन के ही ग्रहण कर सकते हैं। लैंग्वेज का कंसेप्ट ही ऐसा है, क्योंकि अगर लैंग्वेज का कंसेप्ट ऐसा नहीं होता तो कोई भी छोटा बच्चा है वो अपनी भाषा नहीं सीख पाता। आपको पता है, एक ऐसा बच्चा जो ब्रिटेन में पैदा हुआ है वो धड़ाम से इंग्लिश बोलता है बचपन में। जो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है वो हमारी रीजनल लैंग्वेज बोलता है। इसका मतलब वो कोई स्कूल गया नहीं, उसे किसी टीचर ने सिखाया नहीं, उसे किसी ऐप ने सिखाया नहीं। तो क्या ऐसा कारण है? देखिए, चीज़ों को मैं आपको बहुत बार कहती हूँ, आप चीज़ों को
लॉजिकली और उसके पीछे के रीज़न के साथ जब आप स्टडी को जोड़ लोगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी स्टडी आसान हो जाएगी। जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, कैसे सीखता है? वो देखता है और सुनता है, वाचिंग और लिसनिंग के थ्रू वो चीज़ों को कैच कर लेता है। हम कहते हैं ग्लास, तो वो देखता है कि इस चीज़ को ये ग्लास कह रहे हैं तो वो ग्लास ही कहेगा। अब हम रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं गिलास, तो वो बच्चा क्या है? गिलास ही कहेगा। अब आप किसी बच्चे के सामने गिलास को थाली कहने लग जाओ, वो बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता उसकी जो अमूर्त और मूर्त जो चेतनाएं हैं वो काम नहीं करने लग जाती, वो बच्चा तब तक उस गिलास को थाली ही कहेगा। तो इससे आसान कोई चीज़ नहीं हो सकती और इससे मुझे लगता है कि अच्छी तरह कोई समझा भी सकता होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको ये तरीका बड़ा इजी होगा और इस तरीके को आप अमल में लाइए। प्लीज़ इस टाइम का आप बेनिफिट उठाइए। तो आज हम और देखिए बड़ा आसानी से, देखिए हमें ना सेंटेंस में समझ में नहीं आता था कि ये वर्ब कैसे चेंज हो गई, ये कहीं डू लग गया, कहीं इज लग गया, कहीं आर, कहीं वाज, वर। अच्छा, एक हम क्या करते थे, हम टेंस कर लेते थे, ठीक है, लेकिन हम क्या है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव इन वाक्यों में आके फंस जाते थे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता था और वहाँ जाके हमारी क्या है नाव डूब जाती थी। अब मैं आपको अगर ध्यान होगा, पहले मैंने सेंटेंस क्लियर करवाए और अब मैं आपको वो नॉर्मल वाक्य करवा रही हूँ जो हम यूज करते हैं। इस क्लास के बाद हम देयर और दिस दैट ये भी हम क्लियर करके चलेंगे। एक छोटी से छोटी चीज़ पे हम काम करेंगे, बस आप अपना साथ बनाए रखिए। अब देखिए इज, एम, आर, वाज, वर के बारे में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आई एम टीचिंग दिस लैंग्वेज, ठीक है, और आई टीच दिस लैंग्वेज और दिस इज़ ए लैंग्वेज। अब इन तीनों सब्जेक्ट में आप फ़र्क कर पा रहे हो अच्छी तरह कि मैम ने कौन सा सेंटेंस बोला, उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ और कौन सा इनमें से अफर्मेटिव वाक्य था जिसमें सिर्फ सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम किया है ना। सीख जाओगे, उत्साह बनाए रखिए। तो आज हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है टॉपिक तो हमारा वर्ब्स चल रहा है और वर्ब्स में भी हमारा कौन सा है, मेन वर्ब हमने कर ली थी। अब हमारी एक्जुलरी यानी हेल्पिंग वर्ब चल रही है और हेल्पिंग वर्ब में आज हम करेंगे टू डू वर्क, टू डू। अब इसका मैंने पिछली क्लासों में अगर नहीं देखी है वो बच्चे देख लेना, एक फॉर्मूला बताया था D1, ये आज आपको बहुत काम आने वाला है और इसमें आपको बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस मिलने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिखते हैं। तो D1 का फॉर्मूला था, इसका मतलब एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर करके चलती हूँ कि टू डू की फॉर्म आएगी, यानी डू, डज और डिड जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ आपको आँख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इस D1 का मतलब आप समझ गए अच्छी तरह से। अब आता है इसमें तीन चीज़ें हैं, तो डू क्या मायने रखता है, डज क्या मायने रखता है, डू क्या और डिड क्या। सबसे पहले तो डू का जो मीनिंग होता है ना, डू का मीनिंग होता है करना या होना। जो डू सेंस देता है ना वो कोई भी काम के करने या होने की सेंस देगा। अब अगर ऐसी सेंस देगा तो वो डू मेन वर्ब की तरह काम करेगा और डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा जब यह किसी वर्ब के साथ लगेगा। तो डू का प्रयोग आप कभी भी इस चीज़ में स्टक नहीं होगे कि डू सिर्फ मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। डू का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरह से किया जा सकता है। ये बात आ गई आपके समझ में, ये चीज़ आप अपने बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना। इसके बाद अब क्या है कि डू, डज और डिड का प्रयोग थर्ड पर्सन में होता है। अब थर्ड पर्सन में दो चीज़ें आती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी सिंगुलर
सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, अब ये बात मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। वैसे मैंने इसको टेंस में भी बताया था। आप ऐसे याद रखना कि जब सिंगुलर यानी जब आदमी सिंगल हो, यानी जब व्यक्ति अकेला हो, तो उसे कोई भी काम हो जाए तो दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। या फिर ये बड़ा कॉमन सी बात है कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है ना। अब अकेलेपन को दूर करने का तरीका क्या होगा कि वो किसी दूसरे को अपने साथ रखे। तो जो एक वचन वाला डू है वो कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो अपने साथ ईएस को जोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की अपन बात की थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब कभी भी अकेली नहीं आएगी, वो अपने साथ एस या ईएस जोड़ेगी। तो यहाँ डू अगर वैसे भी मेन वर्ब के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है तो आप ये सोचिए उसके साथ ईएस लग गया। दोनों रूल सिमिलर है ना, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब है वो कभी अकेली नहीं आएगी, वो अपने साथ एस या ईएस लेगी। और डू का जब प्रयोग करेंगे और एक वचन का कोई वाक्य होगा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, वो वाक्य इंटरोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकता है, या मैंने अफर्मेटिव क्यों नहीं कहा उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वो अपने साथ क्या होगा, ईएस लेगा सिंगुलर जब एक वचन होगा। और बहुवचन यानी जब बहु मतलब बहुत। ठीक है, अब हिंदी का बहुत शब्द है, उसका मतलब होता है बहुत सारे, और इसको इंग्लिश में कर लो तो मैनी हो गए। यानी बहुत सारे अगर व्यक्ति हमारे साथ हैं तो हमें, अब मान लो आप घर में अकेले हो और पेरेंट्स सारे बाहर गए और आपका कोई कज़न आपके पास आ गया हो एज ए हेल्पिंग हैंड मान लो, तो आपको फ़ोन आया, अगर फ़ोन आया घर पे तो आप क्या कहोगे कि आप चिंता मत करो, मेरे साथ मेरा कज़न है या मेरे साथ मेरा कोई ना कोई हेल्प करने वाला जो व्यक्ति है वो है। तो आपको किसी और को कहने की या भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जब ऑलरेडी ही बहुत सारे हैं तो उसको किसी के साथ की सारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डू, जहाँ पे बहुवचन आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, डू। अब थर्ड पर्सन में एक चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से तो प्लूरल होते हैं, कौन कौन से सिंगुलर। अब प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर को हम पहले लिख लेते हैं, ये अकेला है बेचारा, इसको पहले लिख लेते हैं। अब सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा डज, तो यहाँ लिख लेते हैं डज। यहाँ लिख लेते हैं प्लूरल, प्लूरल के साथ डू। अब देखते हैं सिंगुलर कौन कौन से, ही। अब वह में कितने बंदे होंगे, एक होगा। अब ही का स्त्रीलिंग बन गया सी, तो उसमें भी एक ही होगी, अकेली होगी। फिर इट मान लो कोई निर्जीव वस्तु है तो वो क्या है, अकेली, इट आ गया। अब इन सब के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब डू किसके साथ, एक तो आई अकेला है लेकिन क्या है, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, इसके साथ भी डू ही लगेगा। आई वी क्या हो जाएगा, हम यानी एक से ज़्यादा, यू आई वी यू दे यानी बहुत सारे हो गए। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि डू हमेशा बहुवचन यानी जहाँ प्लूरल बहुत सारे लोग होंगे। अब प्लूरल सिंगुलर किसी बच्चे को ना याद रहता हो तो ऐसे याद कर लो, बहु क्या करती है, पल्ला करती है, पल्लू। तो पल्लू कौन करती है, बहु मतलब बहुत सारे मतलब ओनली डू। इससे आसान तो नहीं हो सकता। सिंगल मतलब आपको पता ही, आप फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो ना सिंगल, तो सिंगल तो आप सबको पता होगा।
सिंगुलर मतलब अकेला, तो वहाँ पे क्या होगा, डज का प्रयोग होगा। अब इतनी बात, इतनी कहानी आपके समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे मैम डू डज तो कब का कर रहे हैं, डिड का जिक्र नहीं कर रहे। भाई डिड क्या है बेचारा, वो नहीं होता है घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो छोटे वाले बड़े चंट होते हैं, बड़े वाला क्या है हमेशा बड़ा थोड़ा सा बेचारा भोला रह जाता है। तो ऐसे नहीं है जैसे बाजार से कोई चीज़ लाए हैं तो जब वो बांटने लगेंगे तो जो बड़े वाला होगा, जो भोला होगा ना बेचारा, वो क्या कहेगा, पहले आप इन सबको दे दो, जो बचे वो मुझे दे देना सारा, ठीक है। तो ये जो डिड है ना बेचारा, ये क्या कहता है, भाई मेरा प्रयोग तो चाहे कोई भी कर लो, चाहे प्लूरल वाले कर लो, चाहे सिंगुलर वाले कर लो। और वैसे ही मैं तुम्हें कहती हूँ ना, पास्ट बड़ा प्यारा टेंस है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। तो डिड का प्रयोग भी वैसे भी हमेशा ही पास्ट के लिए होता है, तो उसमें डिड में आप आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट किसी के साथ भी डिड का प्रयोग कर सकते हो। डिड सबके साथ आएगा। अब कर लेते हैं टेंसेस की बात। डू और डज का प्रयोग हमेशा किसके लिए होगा, वर्तमान काल के लिए होगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट स्थिति के लिए होगा, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और डिड का प्रयोग हमेशा क्या होगा, पास्ट के लिए होगा, ठीक है। अब डिड का प्रयोग पास्ट में होगा, कंफ्यूज मत हो जाना आप, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। चाहे डिड के साथ, चाहे डिड का प्रयोग पास्ट में हो रहा हो, और वो क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, वो आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी आगे आगे आपको उदाहरण उसके मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी ना, मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले डू का जो मीनिंग है, जब वो मेन वर्ब में यूज होता है तो उसकी सेंस करना, होना ऐसे आती है। डू का प्रयोग मेन वर्ब में भी होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका फ़र्क, चलो मैं एक सेंटेंस और बता देती हूँ आपको। जैसे आई एम डूइंग माई होम वर्क, ठीक है, हो गया। और आई डू माई होमवर्क, चलो ऑब्जेक्ट सेम रख लो, होमवर्क। अब आप ये दोनों सेंटेंस, अब अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे पूछ लेती, भाई ये इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बाधा ये है कि एक तरह से टीचर भी वहम में और बच्चे भी वहम में जीते हैं। बच्चों को तो ये वहम होता है कि हमने बड़ा ध्यान से लेक्चर सुना, हमने सब सीख लिया। टीचर को ये वहम होता है कि हाँ आपने पढ़ाया तो बच्चों ने देखा ही होगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके रहे हो या मूवी देख रहे हो, अच्छा गेम खेल रहे हो, है ना। तो बस ये जो ऑनलाइन क्लास है ना, ये वैसे वहम की दुनिया ज़्यादा है। अब मुझे, आपको पता है, मुझे बड़ा बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है कि मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही हूँ और मैं आपके फेस नहीं देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक टीचर एक साथ एक लेक्चरर है, वो 40 बच्चों को डील करता है मान लो, या 30 बच्चों को डील करता है। तो ऐसा संभव नहीं होता कि 30 के 30 को एक बार में एज इट इज़ वो बात समझ में आ जाए। तो क्या होता है कि जब आप हमारे सामने होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मामला 50-50 हो रहा है या 70-30 हो रहा है। तो जिन बच्चों के लिए शंका हो जाती है, डाउट में वो रहते हैं, तो हम क्या है, उनकी फेस रीडिंग से पता लगा लेते हैं और उस बच्चे को एक बार क्वेरी कर लेते हैं, डबल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसका भी डाउट कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे क्या हैं कि
हम इंडिया में ना खुद के लिए कम पढ़ते हैं, खुद के लिए पढ़ने वाले बच्चे कम होते हैं, वो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। और हम क्या है, कोई नौकरी के लिए पढ़ता है, कोई माँ बाप के लिए पढ़ता है, कोई किस, बहुत सारे आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो क्या है हम पूछ नहीं पाते हैं, खुल के पूछते नहीं हैं तो डाउट रह जाता है भाई। अब लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरह से समझा पाऊँ। तो आप ये देखिए, ये दोनों सेंटेंस, अब आपको यहाँ कुछ स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, मैंने आपको करवाया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब भी है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। ये हमें कहीं ना कहीं क्या है कि अभी जय मार्क इसमें प्रेजेंट में लगेगा, ऊपर लिखा हो, पहले बताया भी हुआ है, तो यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमें फीलिंग दे रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ अब आई है सब्जेक्ट, अब आई के साथ बाद सीधा डू लग गया, तो यानी ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो चलो इसको वर्ब लगा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे उस टेंस वाले सांचे में नहीं फिट हो रहा, आप समझ रहे हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी कि जो डू है वो मेन वर्ब के तहत कैसे यूज होगा, आप समझ गए। ये क्या है, एम्फासिस करने वाले वाक्य हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग नहीं होगा, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सब में होगा। अब वो अफर्मेटिव में कैसे नहीं होगा, वो भी मैं आपको 2 सेंटेंस लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, वो यहीं क्लियर कर देती हूँ। जैसे आई डू माई होमवर्क, अब यहाँ जैसे आ जाएगा आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अपने पास है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। मैं पढ़ाती हूँ, अब इसमें वर्ब है, अब इसमें प्रयोग हो सकता है आई डू टीच। तो ये वाक्य क्या है, अफर्मेटिव का नहीं बनेगा, ये बन जाएगा एम्फासिस का, जोर देके मैं पढ़ाती तो हूँ, ठीक है। जैसे अब कोई मेरे को आके बाहर से कोई आए और कह दे मैम आप पढ़ा नहीं रहे हो, नहीं, वो उसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेगा मैम आप पढ़ाते हो, तो एक तो मैं सिंपल कहूँ मैं पढ़ाती हूँ आई टीच, एक कहूँ मैं पढ़ाती हूँ जोर देकर कहूँ तो आई डू टीच, आई डू स्टडी। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो और पेरेंट्स आ जाएं बाहर से कह दे नहीं आप पढ़ते नहीं हो, है ना, तो आप क्या कहोगे, नो आई डू लर्न या आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, आप समझ रहे हो, जोर देने के लिए, ठीक है। तो ये जो डू है ये मेन वर्ब के तहत प्रयोग हुआ, आई एम डूइंग यानी मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ या मैं मेरा होमवर्क करता हूँ। जैसे करता यानी क्रिया के साथ ता जुड़ गया यानी वहाँ वर्ब आ गई ना, तो ये एज ए मेन वर्ब प्रयोग हुआ, आप समझ गए। तो ये मेन वर्ब के तहत तो टेंसेस में भी यूज होगा और अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी हर वाक्य में ये प्रयोग होगा। जैसे आई डू माई होमवर्क, तो ये भी एम्फासिस वाला वाक्य बन गया, ये क्या है अफर्मेटिव वाला नहीं बना। अब आपको समझ में आ गया ना, डू का प्रयोग दोनों तरह से होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। सिंगुलर में डज, सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम, ठीक है, वो नाउन हो जाएगा। अब नाम भी तो जैसे ओनली राम कह दिया, राम पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ना, तो राम डज लगेगा, ठीक है। तो प्लूरल में क्या है, डू,
और डू के साथ आपको पता है बहुवचन, और डिड क्या है, सबको साथ में लेके चलेगा। डिड का प्रयोग पास्ट में होगा, डज और डू का प्रयोग प्रेजेंट में होगा। अब क्या है कि डू, डज और डिड का प्रयोग लगभग 6 या 7 तरीके से देखा जाता है, जिसमें से हम सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। सबसे पहला तरीका होगा एज ए मेन वर्ब, जो कि हमने वैसे कर भी लिया है। यानी डू का प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले एज ए मेन वर्ब भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया आई एम डूइंग स्टडी, जैसे आई एम डूइंग स्टडी। अब जैसे अगर डू का प्रयोग, इसकी फॉर्म भी चलती है ना, डू, डिड, डन। हम कहते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँ। वहाँ भी क्या है, जो डू है ना वो मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। और मेन वर्ब की तरह प्रयोग होने का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें टेंस वाले रूल लगेंगे और वो क्या होगा, अपने आप में एक क्रिया की सेंस देगा। जैसे मैं पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर हम सीधा ही आई स्टडी कहें तो भी ये चल सकता है कि मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ लेकिन वहाँ पे डू का प्रयोग होगा ही नहीं, यहाँ पे डू मेन वर्ब में आ गई। ही इज डूइंग होमवर्क, ठीक है। बहुवचन का वाक्य देख लो, दे आर डूइंग चैट, दे आर डूइंग क्या लगाओगे आप, दे आर डूइंग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं सारे, ठीक है। और इसी को हम करते हैं डिड की फॉर्म में भी, पास्ट में कैसे होगा, तो ही डिड जैसे इसका प्रयोग डूइंग में हो गया। अच्छा, आई डिड इसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाएगा। अभी सेंटेंस पास्ट का मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी रिमाइंड होते ही। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क कर सकते हो आप। तो ये क्या है, जो डू है ना, ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगी। जैसे ही हैड डन हिज होमवर्क। अब डन की कौन सी है, डू की कौन सी है, थर्ड फॉर्म का यहाँ प्रयोग हो गया, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 1 बात, एज ए मेन वर्ब डू का प्रयोग होना। उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज या डिड। अब इसमें मिक्स मत करना, याद रखना भी डिड पास्ट में आएगा और वो एक पास्ट का हमारा सेंटेंस रहा है, मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हुए होमवर्क का आप भी करना, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता ही है कि परफेक्ट कोई नहीं है। और हो सकता है आपको पता है, मैं ये ट्रिक भी रखती हूँ कई बार कि कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए छोड़ती हूँ ताकि आप दिमाग लगाएं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि वैसा कोई वाक्य मुझे इनबॉक्स में मिलेगा कल।
सब्जेक्ट प्लस डू डज डिज और प्लस नोट, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे उसमें प्रीपोजिशन आ जाएगी, चाहे उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, चाहे उसमें कोई भी मान लो फ्रेजल वर्ब का प्रयोग होगा, कुछ भी हो, ठीक है। अब हम वाक्य बनाते हैं। मैं, चलो वह से बनाते हैं, वह नहीं